गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है, कैसे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र, ये चैप्टर नंबर 12 है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। देखिए, पादपों में नाइट्रोजन आवश्यक होता है। ये मृदा के माध्यम से पादपों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन जिस गैसीय अवस्था में है पादप उसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं, बल्कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में, या यूं कह सकते हैं कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आदि यौगिकों के रूप में इस नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है। और ये नाइट्रोजन जब पादप के शरीर में पहुंच जाती है तो उसके पश्चात इस नाइट्रोजन से यौगिकों का निर्माण होता है और उसके बाद शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। लेकिन जब इनका अवघटन होता है तो ये नाइट्रोजन वापस वातावरण में मुक्त हो जाती है, अर्थात ये नाइट्रोजन चक्र जो है वो चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र। देखिए, नाइट्रोजन चक्र, या यूं कहें कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये 4 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दूसरा चरण है अमोनीकरण। अमोनीकरण का कार्य होता है, या इसको बड़ी की मात्रा बना दें, अमोनीकरण होता है। तीसरा जो है ये है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। और चौथा है विनाइट्रीकरण। यानी ये 4 चरणों में पूरा होता है। अब देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कि वातावरणीय जो नाइट्रोजन है, जो गैसीय अवस्था में होती है N2, इसका अमोनिया आदि के अंदर या यौगिकों के रूप में बदलना या परिवर्तन होना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य है ये अजैविक एवं जैविक कारकों के द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि अजैविक कारकों के रूप में वायुमंडलीय कारकों के द्वारा या औद्योगिक कारकों के द्वारा इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, और जैविक कारकों के अंतर्गत कुछ सहजीवी जीवों के द्वारा और कुछ असहजीवी जीवों के द्वारा। और हमने सहजीवी जीवों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण विस्तार से पढ़ा है, अर्थात राइजोबियम वंश के जो जीवाणु होते हैं ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में जीवाणु ग्रंथिकाओं के रूप में रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अर्थात उस नाइट्रोजन को, ये जो नाइट्रोजन है इसको अमोनिया में बदल देते हैं, यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस क्रिया को हम कहेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आज हम पढ़ेंगे अमोनीकरण, नाइट्रीकरण एवं विनाइट्रीकरण।
अमोनीकरण या इसे कह सकते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनीकरण यानी नाइट्रोजन चक्र का दूसरा चरण जो है वो है अमोनीकरण। देखिए हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत बताया कि ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है और ये अमोनिया जो है ये एक प्रकार से विषाक्त होती है, अर्थात अमोनिया और अमोनियम आयन जो है वो पादप के लिए हानिकारक होते हैं, विषाक्त होते हैं, इसलिए इनको कार्बनिक यौगिकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात इस अमोनिया का कार्बन या यूं कहें कि एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित, कार्बनिक यौगिक कौन है? एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल में जब परिवर्तन किया जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं अमोनीकरण। ठीक है, तो अमोनीकरण का मतलब क्या हो गया कि अमोनिया का कार्बनिक यौगिकों के रूप में अर्थात एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? अमोनीकरण। देखिए ये दो प्रकार की विधियों के द्वारा होता है। एक तो होता है अपचयनशील अमोनीकरण। अपचयनशील अमोनीकरण, देखिए इस अपचयन होता है तो इस क्रिया में क्या है कि अमोनिया का अपचयन हो जाता है और ये अमोनिया जो है वो अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल, देखिए अमोनिया जो है ये अमोनिया, ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बना देते हैं, ग्लूटामिक अम्ल बन जाता है। हाँ देखिए एक तो होता है अपचयनशील अमोनीकरण जिसमें अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बना लेती है। ऐसे एक प्रकार से ग्लूटामिक अम्ल जो है वो एमिनो अम्ल होता है। दूसरा जो कार्य है ये तो है अपचयनशील अमोनीकरण, दूसरा ये ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेज अभिक्रिया, इसमें क्या है कि ये जो इस प्रक्रिया के अंदर एमिनो अम्ल का एमिनो समूह जो है इसका स्थानांतरण कीटो समूह को हो जाता है। यानी दोबारा सुनिए कि इस क्रिया में या इस प्रक्रिया में ये जो एमिनो अम्ल के जो एमिनो समूह है इसका स्थानांतरण जो है वो कीटो समूह के रूप में हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप नए प्रकार के एमिनो अम्लों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अर्थात एमिनो अम्लों का संश्लेषण हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एमिनो समूह का स्थानांतरण कीटो समूह में हो जाता है और
नए एमिनो अम्ल का निर्माण हो जाता है, यानी संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो चरणों में जाकर के ये अमोनीकरण की क्रिया होती है। तो इस क्रिया में क्या है कि ये जो अजैविक रूप से मृदा के अंदर जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया या अमोनियम यौगिकों का एक प्रकार से नए अमोनिया यौगिकों का निर्माण हो जाना, यानी एक प्रकार से एमिनो अम्लों के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको अमोनीकरण कहते हैं। अर्थात पादपों के द्वारा ये अवशोषित अकार्बनिक जो नाइट्रोजन है ये स्वांगीकृत होकर के और कार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और ये कार्य जो है वो मृत जीवी जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके एक कार्बनिक नाइट्रोजन को वातावरण से मुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया जो है चरणों में होती है। अर्थात इसमें अमोनीकरण में क्या हुआ है, एक तरह से पहले तो परिवर्तन हुआ है, अब इसमें ये जो अमोनिया है ये भी एक प्रकार से ये अमोनीकरण की जो क्रिया है ये दो चरणों में जाकर के होती है। ये एक तो प्रोटीन का अपघटन, प्रोटीन अपघटन, देखिए ये जो क्रिया है अमोनीकरण की ये दो चरणों में होती है। एक तो होता है प्रोटीन का अपघटन होता है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में प्रोटीन के को अपघटित करके एमिनो अम्ल में रूपांतरित कर दिया जाता है, और ये क्रिया जो है वो क्लोस्ट्रीडियम एवं स्यूडोमोनास जीवाणु के द्वारा होती है। तो एक क्या हुआ है इसमें जीवाणु का एक प्रोटीनों का अपघटन हुआ है, और दूसरा होता है बी एमिनीकरण, बी एमिनीकरण। इस प्रक्रिया में एमिनो अम्ल का जीवाणुओं के द्वारा विघटन करके और निर्मित जो अमोनिया है उसको वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया जो है वो चलती है, यानी कौन सी क्रिया हो रही है, अमोनीकरण की क्रिया हो रही है। तो ये अमोनीकरण की क्रिया जो है लगातार होती रहती है, यानी एक प्रकार से अमोनिया पहले तो पदार्थों के रूप में एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और एमिनो अम्ल फिर वापस जो है अमोनिया में परिवर्तित। अब इसके बाद आता है तीसरा जो प्रक्रम है वो है नाइट्रीकरण, यानी चार चरणों में जाकर के ये क्रिया पूरी होती है। तो पहला तो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है अमोनीकरण जिसमें हमने कहा कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अमोनिया तो बनती है लेकिन ये हानिकारक होती है, तो ये क्या करती है एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और मृदा के अंदर उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके विघटन से भी अमोनिया का निर्माण होता है, और इस अमोनिया से अमोनियम यौगिकों का निर्माण होता है। इस क्रिया को अमोनीकरण की क्रिया कहते हैं, और ये जो क्रिया है ये एक तरह से प्रोटीनों का अपघटन की क्रिया और दूसरा बी एमिनीकरण की क्रिया के रूप में हो जाता है, यानी यहां एक प्रकार से अमोनिया से यौगिकों का निर्माण। अब आता है नाइट्रीकरण, तीसरा जो है नाइट्रीकरण। इस नाइट्रीकरण को नाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं, और
अमोनिया का, ये जो अमोनिया है, अमोनिया, इस अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तित होना, नाइट्रेट यानी NO3 परिवर्तित होना, ये क्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण की क्रिया कहलाती है। और ये जो क्रिया है विभिन्न प्रकार के जो रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं उनके द्वारा ये क्रिया होती है। ये जो क्रिया है ये भी 2 चरणों में होती है, अर्थात 2 चरणों में होता है नाइट्रीकरण की क्रिया, चरणों में। इसमें पहला जो काम है अमोनिया का नाइट्राइड में परिवर्तित होना। अमोनिया, ये जो अमोनिया है ये NH3 में बदल के Na2 में बदल, अमोनिया का नाइट्राइड में परिवर्तन, नाइट्राइड में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो अमोनिया है ये नाइट्रोसोमोनास एंजाइम की उपस्थिति है। अमोनिया नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। अमोनिया नाइट्रोसोमोनास जीवाणुओं की उपस्थिति में एक प्रकार से ये ऑक्सीकृत हो जाती है और नाइट्राइड का निर्माण होता है। नाइट्राइड ऑक्सीकृत होकर के क्या करती है, नाइट्राइड। पहला कार्य तो ये अमोनिया का नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से नाइट्राइड में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा जो है नाइट्राइड का, नाइट्राइड का नाइट्रेट में परिवर्तन। ये जो नाइट्राइड बना है ये नाइट्राइड परिवर्तित हो जाता है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में। नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, नाइट्राइड जो है वो नाइट्रोबैक्टीरिया जीवाणु की उपस्थिति में ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रेट। तो इस तरह से ये जो है नाइट्राइड नाइट्रेट में परिवर्तित हो गया है, अर्थात नाइट्रोजन यानी अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाता है और इस क्रिया को हम कहते हैं नाइट्रीकरण। अर्थात नाइट्रीकरण की जो क्रिया है वो हो जाती है किसके कारण, सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण। यानी पहले अमोनिया से नाइट्राइड बनता है और फिर नाइट्राइड से नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो ये एक तरह से तीसरा चरण हो गया नाइट्रोजन चक्र का। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है अमोनीकरण और तीसरा है नाइट्रीकरण, ठीक है। अब आता है चौथा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में क्या होता है कि नाइट्रोजन के यौगिकों से पुनः नाइट्रोजन यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन कह सकते हैं। तो जीवाणुओं के द्वारा मृदा के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उन यौगिकों से नाइट्रोजन का मुक्त होना, यानी उनसे नाइट्रोजन का गैसीय अवस्था में एक प्रकार से उत्सर्जित होना या अलग होना, इस क्रिया को कहते हैं विनाइट्रीकरण।
और इसमें देखिए जैसे जैसे नाइट्रोजन के यौगिकों का अवघटन होकर के नाइट्रोजन के मुक्त होने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया से भूमि की उर्वरा क्षमता में कमी आ जाती है, अर्थात भूमि की उर्वरा क्षमता जो है वो कम होती चली जाती है। तो एक तरह से 4 चरण हो गए हैं। पहला चरण है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दूसरा है अमोनीकरण, तीसरा चरण है नाइट्रीकरण और चौथा है विनाइट्रीकरण। ठीक है, अब ये चारों चरण जो हो जाते हैं, इनसे एक चक्रीय अवस्था के रूप में हम नाइट्रोजन चक्र को व्यक्त करें कि नाइट्रोजन चक्र जो है वो किस प्रकार से पूरा होता है। तो एक रेखीय डायग्राम हम बनाएंगे और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन चक्र को रेखीय रूप से प्रदर्शित कीजिए। नाइट्रोजन, देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होती है और इसकी जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है वायु के अंदर। इस नाइट्रोजन से एक प्रकार से कह सकते हैं ताड़ित के कारण, ताड़ित द्वारा या औद्योगिकीकरण द्वारा, औद्योगिकीकरण, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, जिस अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन, पहला जो प्रक्रम है वो कंप्लीट हो रहा है जिस, और ये भी कौन सा हो रहा है, अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इससे बन जाती है अमोनिया, अमोनिया, ये अमोनिया। इस अमोनिया से अमोनीकरण की क्रिया होती है और ये अमोनीकरण की क्रिया एक प्रकार से होती है उत्क्रमणीय क्रिया, अर्थात अमोनिया से नाइट्राइट भी बनता है और नाइट्राइट से फिर अमोनिया भी बनता है। तो यहां ये बन जाता है नाइट्राइट, नाइट्राइट NO2-, इसका निर्माण हो जाता है। ये क्रिया होती है, कहलाती है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। और इससे बन जाता है यहां ये जो नाइट्राइड है, इससे नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है, नाइट्रेट NO2, NO3 सॉरी, नाइट्रेट, नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है और ये नाइट्रेट जो है ये डायरेक्ट भी हो जाता है, अर्थात जीवाणुओं के द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। और ये जो नाइट्रेट बना है, इस नाइट्रेट से विनाइट्रीकरण के द्वारा वापस नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, विनाइट्रीकरण। जो भी हमने पढ़ा है, विनाइट्रीकरण मतलब नाइट्रेट से नाइट्रोजन का मुक्त होना, और डायरेक्ट भी तड़ित के द्वारा भी हो जाता है, तड़ित के द्वारा भी हो जाता है, या यो कह सकते हैं यहां तड़ित दे दिया तो यहां ज्वालामुखी द्वारा दे सकते हैं, बात वही है, ज्वालामुखी। अब देखिए ये जो है, ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन, इसे पादपों के द्वारा, और इस नाइट्रेट को ये ग्रहण करते हैं, अर्थात अवशोषित करते हैं, पादपों द्वारा अवशोषण। ये पादपों में पहुंच जाते हैं
और इन पादपों से एक तरह से जंतुओं द्वारा, क्योंकि पेड़ों को जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पादपों को जंतुओं के या जंतुओं द्वारा की जगह लेकर के जंतुओं में खाते हैं, क्योंकि पादपों को जब जंतु खाते हैं तो उन जंतुओं के शरीर में ये नाइट्रोजन जो है वो पहुंच जाती है। अब इसमें से कुछ नाइट्रोजन जो है जिसे पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये गहराई में चली जाती है, मृदा की गहराई में। और वो गहराई में इसलिए चली गई है क्योंकि ये इसको पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब पादपों का शरीर जो है मृत होता है, मृत एवं क्षय, नष्ट होता है। इसी प्रकार से जंतुओं के शरीर की, ये भी जंतुओं के शरीर में मृत होते हैं, अर्थात जंतुओं का शरीर भी क्या होता है, मृत होता है, क्योंकि पादप जब नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु एवं अवशिष्ट पदार्थ, ये जंतुओं के द्वारा यूरिया वगैरह का जो स्राव किया जाता है, जो उत्सर्जन किया जाता है, वो एक प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ है। ये दोनों जो है इससे इनका अपघटन होता है तो अमोनिया की प्राप्ति होती है, अमोनिया बन जाती है, और इसके अपघटन से भी अमोनिया की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये जो है चक्र जो है वो चलता रहता है, अर्थात इस पूरे चक्र की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन चक्र है। ये नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र है। ठीक है, एक बात पे सुनिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। इस नाइट्रोजन से ज्वालामुखी के द्वारा, औद्योगिकीकरण के द्वारा अमोनिया का निर्माण हो जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अमोनिया से ये नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट का निर्माण होता है, और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रेट को पौधे के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, कुछ मृदा की गहराई में चला जाता है जिसे अवशोषित नहीं कर पाते। ये अवशोषण के बाद इससे पादपों का शरीर जब मृत होता है तो मृत और क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इसे जंतुओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जंतुओं के शरीर की जब मृत्यु हो जाती है या उनके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो वातावरण छोड़ दिए जाते हैं, और उनका अपघटन जब होता है तो उस अपघटन से ये अपघटन की क्रिया से अमोनिया की प्राप्ति हो जाती है। तो ये एक प्रकार से अमोनिया का क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, नाइट्रोजन चक्र है। ठीक है, तो इसे कई बार 1 नंबर के प्रश्नों के रूप में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन चक्र को रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 12, जिसमें नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र, ये पूरा हो जाता है। बहुत छोटा ही चैप्टर है, एज एक टॉपिक की तरह है, और इसमें से भी छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, नाइट्रोजन चक्र के 4 चरणों के नाम। नाइट्रोजन चक्र किन 4 चरणों में पूर्ण होता है? किन 4 चरणों में पूर्ण होता है या चलता है? क्वेश्चन नंबर 2, अमोनीकरण किसे कहते हैं? अमोनीकरण किसे कहते हैं?
अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, नाइट्रीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रीकरण किसे कहते हैं? और क्वेश्चन नंबर 4 है, विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं? विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा। नाइट्रोजन चक्र किन 4 चरणों में पूर्ण होता है? दूसरा है अमोनीकरण किसे कहते हैं? तीसरा है नाइट्रीकरण किसे कहते हैं? और चौथा है विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको होमवर्क में देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था कई दिनों से, ये पूरा होता है। लेकिन अभी हमारी प्लांट फिजियोलॉजी खत्म नहीं हुई है, और प्लांट फिजियोलॉजी का एक अंतिम चैप्टर और है जिसका नाम है पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन, जिसे हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये काफी बड़ा भी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट। ठीक है, आज के लिए